नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब के बारे में बात करने वाले हैं। हम्म, ये 1963 में लिखी गई थी, 60 साल से भी ज्यादा पहले। लेकिन आज भी सेल्फ हेल्प सेक्शन में आप देखिए, वो बेस्ट सेलर है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। बिल्कुल। ये बात अपने आप में कमाल की है काल ना? क्या है? जाहिर है इस किताब के कई आइडियाज अब पॉप कल्चर का हिस्सा बन चुके हैं, पर आज हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम थोड़ा और गहराई में जाएं और समझें कि इसके मूल सिद्धांत क्या हैं। सही है। मतलब हमारा मिशन ये जानना है कि क्या हमारे विचार सच में हमारी हकीकत को आकार दे सकते हैं, और अगर हाँ, तो कैसे। हम्म। तो चलिए शुरू करते हैं उस सबसे बुनियादी आइडिया से। क्या हमारे दो मन होते हैं? हाँ। हम सब ने गाड़ी चलाना सीखा है। मुझे तो याद है शुरू में कितना मुश्किल लगता था। क्लच, गियर, ब्रेक, सड़क पे ध्यान, ऐसा लगता था कि दिमाग बस फट जाएगा। सबके साथ होता है। लेकिन कुछ महीनों बाद सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया। अब मैं गाने सुनते हुए या बात करते हुए आराम से ड्राइव कर लेती हूँ। दिमाग को पता ही नहीं चलता कि हाथ पैर क्या कर रहे हैं। ये कैसे होता है? यही चेतन और अवचेतन मन का सबसे अच्छा उदाहरण है। गाड़ी चलाते समय आपका चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड जो तर्क करता है, विश्लेषण करता है, जो हर चीज पे ध्यान दे रहा है। एकदम वो पूरी तरह से काम पे लगा होता है। लेकिन एक बार जब आप उस काम में माहिर हो जाते हैं तो ये पूरी प्रक्रिया आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को सौंप दी जाती है। वो एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आता है। अवचेतन मन हमारी आदतें, हमारी स्किल्स और हमारे शरीर के ऑटोमेटिक फंक्शंस, जैसे सांस लेना या दिल का धड़कना, इन सबको कंट्रोल करता है। बिल्कुल। लेकिन मर्फी की किताब इसे एक कदम और आगे ले जाती है। उनका दावा सिर्फ इतना नहीं है कि ये हमारे शरीर को चलाता है, बल्कि ये हमारी बाहरी दुनिया को भी प्रभावित कर सकता है। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल, और थोड़ी विवादास्पद भी। बिल्कुल। किताब का केंद्रीय विचार यही है। मर्फी अवचेतन मन की तुलना एक बहुत उपजाऊ बगीचे से करते हैं। और माली कौन है? माली है आपका चेतन मन। अब इस बगीचे की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि आप उसमें जो भी बीज बोएंगे वो उगेगा ही उगेगा। अच्छा। चाहे आप गुलाब के बीज बोएं या जहरीले पौधों के, मिट्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दोनों को पूरी शिद्दत से उगाएगी। मतलब हमारे विचार वो बीज हैं। अगर हम लगातार नाकामी, बीमारी या गरीबी के विचार बोएंगे तो अवचेतन मन उसी फसल को हमारी जिंदगी में उगा देगा। और अगर हम सफलता और सेहत के बीज बोएंगे तो नतीजा भी वैसा ही होगा। ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है। हाँ, क्योंकि अवचेतन मन तर्क नहीं करता। वो अच्छे और बुरे में, सच और झूठ में कोई फर्क नहीं कर सकता। तो वो सवाल नहीं पूछता। बिल्कुल नहीं। वो बस एक आज्ञाकारी सेवक की तरह आपके चेतन मन से बार बार मिलने वाले आदेशों और विश्वासों को स्वीकार करता है और उन्हें हकीकत में बदलने के लिए काम पर लग जाता है। किताब में इसका एक बहुत ही चौंकाने वाला उदाहरण है, एक हिप्नोसिस एक्सपेरिमेंट के बारे में। जब एक व्यक्ति को हिप्नोटाइज करके ये यकीन दिलाया गया कि उसकी पीठ पर रखा धातु का एक ठंडा टुकड़ा असल में दहकता हुआ कोयला है, तो उसकी त्वचा पर सचमुच जलने का फफोला बन गया। जी। ये तो अविश्वसनीय लगता है। क्या आज के दौर में इसे वैज्ञानिक रूप से माना जाता है? जी, तो ये तो बिल्कुल प्लेसिबो इफेक्ट जैसा नहीं लग रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये प्लेसिबो और नुसीबो इफेक्ट का एक, आप कह सकते हैं, चरम उदाहरण है। अच्छा। प्लेसिबो में मरीज को शुगर की गोली यह कहकर दी जाती है कि यह एक शक्तिशाली दवा है, और मरीज सिर्फ उस विश्वास के कारण ठीक होने लगता है। और नुसीबो इसका उल्टा है। बिल्कुल। जहां नकारात्मक विश्वास से शरीर पर बुरा असर पड़ता है, ये प्रयोग दिखाता है कि हमारा अवचेतन मन शरीर के हर कोशिका को कंट्रोल करता है। जब उसने पूरे विश्वास के साथ जलने के आइडिया को स्वीकार कर लिया, तो उसने शरीर को वैसे ही रासायनिक बदलाव करने का आदेश दिया जैसे असली जलन में होते हैं। तो विश्वास सिर्फ एक मानसिक चीज नहीं है, ये एक शारीरिक हकीकत भी बना सकता है। एकदम। इसी से जुड़ी किताब में एक महिला की कहानी भी है, जिसे त्वचा की एक बहुत गंभीर और दर्दनाक बीमारी थी। डॉक्टर्स भी जवाब दे चुके थे। हाँ, उसने एक अलग रास्ता अपनाया। उसने हर रात सोने से पहले अपने मन में ये दोहराना शुरू किया, मेरी त्वचा साफ, स्वस्थ और सुंदर हो रही है। लेकिन वो सिर्फ शब्द नहीं दोहरा रही थी, है ना? नहीं, यही सबसे जरूरी बात है। वो उस भावना को, उस खुशी को महसूस करने की कोशिश करती थी जो पूरी तरह से ठीक हो जाने पर उसे मिलती। और नतीजा क्या हुआ? किताब के अनुसार 3 महीने के अंदर उसकी त्वचा पूरी तरह से ठीक हो गई।
जिसने उसके डॉक्टरों को भी हैरान कर दिया। ये कहानी तो किसी चमत्कार जैसी लगती है। उसने जो किया, मेरी त्वचा साफ हो रही है, क्या ये एक तरह की प्रार्थना नहीं है? हाँ है। किताब में प्रार्थना के बारे में एक वैज्ञानिक तरीके का जिक्र है जो सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लगता है। प्रार्थना और विज्ञान, हाँ, ये दो अलग-अलग दुनिया लगती हैं। तो इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। मर्फी कहते हैं कि पारंपरिक प्रार्थना अक्सर कमी और डर की भावना से की जाती है, जैसे हे भगवान, मैं बहुत बीमार हूं, मुझे ठीक कर दो। या मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है, प्लीज मुझे एक नौकरी दिला दो। सही। इस तरह की प्रार्थना में आपका पूरा ध्यान उस चीज पर होता है जो आपके पास नहीं है, यानी बीमारी और बेरोजगारी, और आप अनजाने में अपने अवचेतन मन को यही संदेश भेज रहे होते हैं। अच्छा, तो फिर वैज्ञानिक तरीका क्या है? वैज्ञानिक तरीका परिणाम के लिए पहले से ही धन्यवाद देने पर आधारित है। मांगने के बजाय धन्यवाद देना। बिल्कुल, उस चीज को मिल जाने की भावना को महसूस करने के बारे में है। तो प्रार्थना का रूप बदल जाता है। मैं उस उत्तम स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद करता हूं जो मेरे पास है, या मैं अपनी शानदार नौकरी के लिए आभारी हूं। फर्क भावना का है। एकदम। दूसरी प्रार्थना में विश्वास, निश्चितता और पूर्णता की भावना है। ये आपके अवचेतन मन को एक स्पष्ट निर्देश देता है कि लक्ष्य पहले ही प्राप्त हो चुका है, और फिर अवचेतन मन उस भावना को बाहरी वास्तविकता में बदलने के रास्ते खोजने लगता है। और इस भावना को मन में बिठाने का सबसे अच्छा समय, किताब के अनुसार, ये सोने से ठीक पहले का समय है, जिसे वो गोल्डन आवर कहते हैं। हाँ, इसके पीछे एक ठोस मनोवैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिकल कारण है। अच्छा। जब हम सोने की अवस्था में जा रहे होते हैं तो हमारा दिमाग बीटा ब्रेन वेव स्टेट से, जो कि एक जागी हुई तार्किक अवस्था है, अल्फा और फिर थीटा स्टेट में चला जाता है, जो एक गहरी आरामदायक अवस्था है। कि दीवारें कमजोर पड़ जाती हैं। तो अवचेतन मन के दरवाजे खुल जाते हैं। हाँ, ऐसे में हमारा अवचेतन मन सुझावों के लिए सबसे ज्यादा खुला और ग्रहणशील होता है। ये उस बगीचे में सीधे बीज बोने जैसा है, बिना किसी रोक टोक के। टेक्निक तो सुनने में काफी सरल लगती है। आराम से लेटें, अपनी इच्छा को एक छोटे सकारात्मक वाक्य में दोहराएं, और सबसे जरूरी, उस इच्छा के पूरे होने की खुशी, शांति या संतुष्टि को महसूस करें, और फिर उसी भावना के साथ सो जाएं। बिल्कुल। फिर आपका अवचेतन मन रात भर उस विचार पर, उस समस्या पर काम करता रहता है। कई बार लोग सुबह उठते हैं तो उन्हें अपनी समस्या का हल या आगे का रास्ता अचानक से सूझ जाता है। अच्छा, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है। सकारात्मक सोचो, महसूस करो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। हाँ, मन में तो हर तरह के विचार आते हैं, खासकर नकारात्मक विचार। मैं ये नहीं कर सकती, मेरी किस्मत ही खराब है, या मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगी। इन शक्तिशाली नकारात्मक विचारों का क्या करें? इसके लिए किताब में प्रतिस्थापन का नियम, यानी लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सुझाया गया है। प्रतिस्थापन मतलब बदलना। हाँ, विचार यह है कि आप एक ही समय में दो विपरीत विचारों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। तो जैसे ही आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए, उसे जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश करने के बजाय उसे जानबूझकर एक सकारात्मक विचार से बदल दें। अच्छा, ये सुनने में तो आसान लगता है, पर क्या ये एक तरह से अपनी सच्ची भावनाओं को दबाना नहीं है? अगर मुझे सच में असफलता का डर लग रहा है, तो सिर्फ एक पॉजिटिव लाइन "मैं सफल होंगी" दोहराने से क्या वो डर चला जाएगा? यह एक बहुत ही जायज सवाल है। कहीं ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी तो नहीं है? नहीं, और यहाँ बारीकी को समझना जरूरी है। किताब का उद्देश्य भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि मानसिक पैटर्न को बदलना है। शुरू में जब आप "मैं असफल हो जाऊंगा" को "मैं सफल होऊंगा" से बदलेंगे, तो ये बनावटी और झूठा लगेगा। आपका चेतन मन कहेगा कि इसे बेवकूफ बना रहे हो। बिल्कुल कहेगा। लेकिन यहाँ कुंजी है लगातार अभ्यास। ये जिम जाने जैसा है। पहले दिन वजन उठाना मुश्किल और अप्राकृतिक लगता है, लेकिन कुछ हफ्तों के अभ्यास के बाद मांसपेशियां बनने लगती हैं। इसी तरह लगातार सकारात्मक विचारों को चुनने से आप अपने दिमाग में नए न्यूरल पाथवे बना रहे हैं। धीरे धीरे सकारात्मक सोचना आपका डिफॉल्ट मोड बन जाता है। ये अपनी भावनाओं को नकारना नहीं, बल्कि उन्हें एक नई, ज्यादा मजबूत दिशा देना है। तो ये अफर्मेशंस हुए, यानी सकारात्मक पुष्टि। मैंने बहुत लोगों को कहते सुना है कि वे सालों से अफर्मेशंस दोहरा रहे हैं, मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, पर कुछ नहीं होता। हाँ, तो फिर गलती कहाँ हो रही है? क्या सिर्फ दोहराना काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। मर्फी इस बारे में बहुत स्पष्ट हैं। यांत्रिक रूप से तोते की तरह शब्दों को दोहराना व्यर्थ है। अच्छा। अगर आप कह रहे हैं मैं अमीर हूं, लेकिन अंदर से महसूस कर रहे हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कर्ज में डूबा हूं,
तो आपकी भावना जीत जाएगी। क्योंकि अवचेतन मन भावना की भाषा समझता है। बिल्कुल, शब्दों से ज्यादा। इसलिए पुष्टि के कुछ नियम हैं। पहला, ये हमेशा वर्तमान काल में होनी चाहिए। मैं सफल हूं, ना कि मैं सफल होऊंगा। क्योंकि भविष्य हमेशा भविष्य में ही रहता है। सही। दूसरा, यह सकारात्मक होनी चाहिए। मैं स्वस्थ हूं, ना कि मैं बीमार नहीं हूं, क्योंकि अवचेतन मन नहीं को प्रोसेस नहीं करता और बीमार पर ध्यान केंद्रित कर लेता है। और तीसरा? तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, आपको उस पुष्टि से जुड़ी भावना को महसूस करना होगा। भावना के बिना शब्द खोखले हैं। किताब में इन सिद्धांतों को जीवन के अलग अलग क्षेत्रों जैसे रिश्ते, धन और स्वास्थ्य पर भी लागू किया गया है। रिश्तों वाला हिस्सा मुझे काफी दिलचस्प लगा। हाँ, रिश्तों के लिए सलाह दी गई है कि अगर आपका किसी के साथ मनमुटाव है तो उसके बारे में मन में नकारात्मक बातें सोचने या शिकायत करने के बजाय चुपचाप उसके लिए अच्छी कामना करें। उसके लिए अच्छा सोचना। हाँ, मानसिक रूप से उसके लिए स्वास्थ्य, खुशी और सफलता की कामना करें। इसका उद्देश्य उस व्यक्ति को बदलना नहीं, बल्कि अपने मन में उसके प्रति जो नकारात्मक पैटर्न बना हुआ है उसे बदलना है। तो जब आपका नजरिया बदलता है तो अक्सर सामने वाले का व्यवहार भी आपके प्रति बदल जाता है। किताब में एक उदाहरण है जिसमें एक कर्मचारी अपने बॉस से बहुत परेशान था। उसने हर रोज अपने बॉस के लिए शांति और सद्भाव की कामना करनी शुरू कर दी। 2 महीने बाद उस बॉस का प्रमोशन होकर कहीं और तबादला हो गया। हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है, जैसे हमारे सोचने से किसी और की जिंदगी बदल गई। इसे देखने का एक और तरीका है। जब उस कर्मचारी ने अपने बॉस के बारे में अपनी सोच बदली तो शायद उसका अपना व्यवहार, उसकी बॉडी लैंग्वेज सब अनजाने में बदल गया होगा। बिल्कुल, हो सकता है कि उसने तनाव लेना बंद कर दिया हो और ज्यादा बेहतर काम करने लगा हो, जिससे ऑफिस का माहौल सुधरा हो और बॉस के प्रमोशन के रास्ते खुल गए हों। अवचेतन मन हमेशा सबसे आसान रास्ता खोजता है। और धन के बारे में भी यही सिद्धांत है, कमी की मानसिकता से बहुतायत की मानसिकता में शिफ्ट होना। बिल्कुल, कमी की मानसिकता ये मानती है कि दुनिया में संसाधन सीमित हैं। अगर किसी और को कुछ मिलता है तो आपके लिए कम हो जाता है, जिससे ईर्ष्या और असुरक्षा होती है। हाँ, वही बहुतायत की मानसिकता इस विश्वास पर आधारित है कि सबके लिए पर्याप्त है। ये आपको दूसरों की सफलता पर खुश होने में मदद करती है। अंत में कल्पना की शक्ति यानी विजुअलाइजेशन, ये भी आजकल बहुत लोकप्रिय कॉन्सेप्ट है। हाँ, क्योंकि जैसा हमने कहा, अवचेतन मन शब्दों से ज्यादा तस्वीरों और भावनाओं में सोचता है। जब आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की कल्पना करते हैं, उसे पूरे विस्तार से रंगों, आवाजों और भावनाओं के साथ अपने दिमाग में देखते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे एक वास्तविक अनुभव के रूप में दर्ज कर लेता है। वो असली अनुभव और एक बहुत स्पष्ट कल्पना के बीच का अंतर नहीं बता सकता। जैसे ओलंपिक एथलीट अपनी रेस जीतने की कल्पना करते हैं, वे फिनिश लाइन पार करने की भावना को, भीड़ के शोर को हजारों बार अपने दिमाग में महसूस करते हैं, असली रेस से बहुत पहले। बिल्कुल, और जब वे सच में दौड़ रहे होते हैं तो उनका शरीर और मन पहले से ही उस रास्ते पर चल चुके होते हैं। उनके लिए वो एक परिचित अनुभव होता है, कोई नई चुनौती नहीं। तो विजुअलाइजेशन एक ब्लूप्रिंट बनाने जैसा है। बिल्कुल, आप अपने अवचेतन मन को दिखाते हैं कि मंजिल कैसी दिखती है और फिर वो आपको वहां तक पहुंचाने के रास्ते बनाने लगता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर हमें कुछ मुख्य बातें निकालनी हो तो वे क्या होंगी? अरे, विचार सिर्फ विचार नहीं है, वे हमारी वास्तविकता बनाने वाले बीज है। दूसरी, विश्वास यानी यकीन सबसे शक्तिशाली चीज है। और तीसरी, सिर्फ सोचना काफी नहीं है, उसे महसूस करना और दोहराना जरूरी है। आपने इसे पूरी तरह से समेट दिया, खासकर सोने से ठीक पहले। हाँ, ये पूरी धारणा व्यक्ति को परिस्थितियों का शिकार होने की भूमिका से निकालकर अपने भाग्य का निर्माता बनने की स्थिति में लाती है। ये एक बहुत सशक्त विचार है कि असली शक्ति बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर है। ये सचमुच एक शक्तिशाली विचार है। और ये एक बहुत विचारणीय प्रश्न भी खड़ा करता है, जिस पर श्रोता सोच सकते हैं। अच्छा? ये सारे स्रोत और तकनीकें व्यक्तिगत लक्ष्यों पर केंद्रित हैं। मेरा स्वास्थ्य, मेरा धन, मेरे रिश्ते। लेकिन क्या होगा अगर लोगों का एक बड़ा समूह, एक पूरा समाज या देश सामूहिक रूप से अपने अवचेतन मन को एक साझा सकारात्मक विश्वास के साथ प्रोग्राम करें? जैसे विश्व शांति के लिए? हाँ, या पर्यावरण को ठीक करने के लिए। अगर एक व्यक्ति का विश्वास उसकी छोटी सी दुनिया बदल सकता है, तो लाखों लोगों का सामूहिक विश्वास किस पैमाने की वास्तविकता बना सकता है? क्या इस आंतरिक तकनीक का उपयोग केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए ही किया जा सकता है, या इसमें सामूहिक परिवर्तन लाने की भी क्षमता है?